नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम फिर से हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात होगी उस मामले की जिसने न केवल केरल बल्कि पूरे देश में सनसनी फैला दी है। वैसे तो केरल शिक्षा के मामले में पूरे देश में अव्वल है, लेकिन जो घटना यहां हुई है वो बताती है कि अंधविश्वास की बेड़ियां कितनी मजबूत होती हैं। कार्यक्रम में हमारे सातों सवाल इसी मुद्दे पर केंद्रित होंगे। हमारा पहला सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, नरबली मामले में कातिलों पर आदमखोर होने के आरोप क्यों लगे। दरअसल इस मामले में आरोपियों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी हैं। पहले महिला को बहलाया फुसलाया और फिर उसकी बलि दे दी। पुलिस ये जांचने में भी जुटी है कि कहीं आरोपी पहले भी तो ऐसी वारदातों में शामिल नहीं थे। विज्ञान की तरक्की ने इंसान को चांद तक पहुंचा दिया है, लेकिन आज भी कुछ ऐसी घटनाएं हमारे समाज में हो रही हैं जो न केवल मानवता को शर्मसार कर रही हैं, बल्कि हमारी विकास की अवधारणा पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। देश के सबसे ज्यादा साक्षरों वाले राज्यों में से एक केरल में एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको हिलाकर रख दिया। यहाँ के पत्थनमथिट्टा जिले में 2 लोगों की बलि देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस का कहना है कि यहाँ 3 लोगों ने मिलकर 2 महिलाओं की बलि दी। केरल के नरबली कांड के 3 मुख्य आरोपी हैं। पहला है शफी उर्फ रशीद। पुलिस के मुताबिक रशीद ही महिलाओं को सबसे पहले पैसे का लालच देकर फंसाया करता था। 27 सितंबर को उसने एक महिला पद्मा को बहला फुसलाकर अपने परिचित भगावत सिंह और उसकी पत्नी लैला के पास ले गया। यहां उन तीनों ने पद्मा की बलि दे दी और उसके शव को 50 से ज्यादा टुकड़ों में काटकर घर के पीछे दफना दिया। A person called Shafi, he is from Ernakulam district only. He cheated her and promised her some financial help and took her to Patharamthitta Aranmula area, and he offered this lady as a human sacrifice to a couple, a 68-year-old man and a 59-year-old wife. All these 3 people together conducted a human sacrifice ritual and have killed this woman. पुलिस ने जब महिला की गुमशुदगी के बाद जांच शुरू की तो उन्हें सीसीटीवी फुटेज में रशीद पद्मा के साथ दिखाई दे गया। इसके बाद जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ शुरू की तो तीनों ने हत्या की बात कबूल कर ली। लेकिन इसके बाद पुलिस को पता चला कि पद्मा का मामला पहला नहीं था, बल्कि इसके पहले जून महीने में भी उसने एक और महिला रोजलिन की भी इसी तरीके से हत्या की थी। This is not the only case, but there has been another incident in June of 2022 in another police station in Ernakulam rural district, and similarly another lady, about 49 years old lady, a lottery seller again, she has been abducted in a similar fashion. It's not an abduction in a pure sense, but it's like a cheating, and they were given a false promise of a financial help. She was taken to the same house with the same couple. She was done to death and cut into pieces and buried. पुलिस के मुताबिक आरोपियों को भरोसा था कि ऐसा करने से उनके घर में धन वैभव आने लगेगा और इसीलिए उन्हें अंधविश्वास के फेर में दोनों महिलाओं की बेहद क्रूर तरीके से हत्या कर दी। कहा जा रहा है कि तीनों आरोपी अंधविश्वास में इस तरह से जकड़े हुए थे कि उन्होंने महिलाओं की हत्या के बाद उनके शव के टुकड़े करने के बाद उसको फेंक दिया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। केरल में हुई नरबली केस में पुलिस की जांच हो रही है और बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। इस केस के प्राइम अक्यूज मोहम्मद शाफी ने इन 2 महिलाओं को पैसों की लालच देकर एर्नाकुलम से पतरंतिट्टा तक लेकर आया, जहां इनका मर्डर हुआ। और सबसे शॉकिंग इन्फो ये आ रही है कि ये तीनों अक्यूज ने इन 2 महिलाओं की मर्डर के बाद इनका बॉडी पार्ट्स को पकाकर खा लिया। पुलिस ने नरबली के आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जहां से पुलिस इस बात की भी जानकारी जुटाने में लगी है कि कहीं उन्होंने और घटनाओं को अंजाम तो नहीं दिया। कोची से शिबिमोल केजी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जैसे जैसे जांच इस मामले में आगे बढ़ रही है, कई चौंकाने वाली बातें भी सामने आ रही हैं।
कहा तो यह भी जा रहा है कि आरोपी अपने शिकार को पहले फंसाता था, फिर उसका रेप करता था। हमारा दूसरा सवाल है, इस मामले में रेप के आरोपों की जांच कहां तक पहुंची? इस मामले का मुख्य आरोपी है शफी, जो एक शातिर अपराधी है। उस पर पहले से कई मामले दर्ज हैं। उस पर 2020 में एक बुजुर्ग महिला से रेप का आरोप भी लग चुका है। पुलिस ये जांच कर रही है कि अब तक वो कितनी महिलाओं को शिकार बना चुका है। ये तस्वीरें केरल के उसी पथानमथिट्टा जिले की हैं, जहां 2 दिन पहले 3 लोगों को मानव बलि देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। आज पुलिस ने यहां से एक महिला को गिरफ्तार किया है, जो एक बच्चे पर तंत्र साधना कर रही थी। इसके बाद वहां लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। केरल के नरबली मामले में हर दिन नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। महिलाओं की हत्या करके उसके टुकड़े टुकड़े करने का आरोपी शफी शातिर अपराधी रहा है। उस पर पहले से केरल में कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक शफी पहले भी तंत्र साधना करता था और उस पर विभिन्न धाराओं में अलग अलग थानों में 8 मामले दर्ज हैं। हालांकि शफी केवल 6ठी कक्षा तक पढ़ा था, लेकिन सोशल मीडिया का वो बेहतर तरीके से इस्तेमाल करता था। वो अपने शिकारों को सोशल मीडिया के जरिए ही फंसाता था। यहाँ तक कि उसने अपने दोनों सहयोगियों भगवल और लैला के साथ सोशल मीडिया के जरिए ही दोस्ती की थी। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि शफी ने न केवल महिलाओं की क्रूरता से हत्या की, बल्कि उसने उनका यौन शोषण भी किया। शफी पर साल 2020 में एक वृद्ध महिला से भी रेप करने का आरोप लगा था। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि उसने अब तक कितनी महिलाओं के साथ रेप किया। पुलिस ने कहा है कि इस केस के प्राइम आरोपी मोहम्मद शाफी ने 2020 में एक रेप केस में 2020 में एक 75 ईयर ओल्ड वुमन की रेप केस में आरोपी था और पिछले 10 साल में ऐसे बहुत सारे केसेस में इसका नाम जुड़ा हुआ है। तो पुलिस ये भी इन्वेस्टिगेट कर रही है कि अगर इन महिलाओं के साथ भी रेप हुआ था मर्डर से पहले, ये भी अभी पुलिस इन्वेस्टिगेट करेंगे। शफी खुद को तांत्रिक बताता था और लोगों की सभी समस्याओं का हल अपनी तंत्र विद्या से करने का भरोसा देता था। उसने समस्याओं को दूर करने का भरोसा पद्मा को दिलाया और बहला फुसलाकर उसे एक दंपति से मिलवाया, जहां तीनों ने मिलकर पहले पद्मा का गला रेता और उसके बाद उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और उसे दफना दिया। So both these cases, we have arrested all the 3 accused. We have remanded them to judicial custody, and further investigation is on. And these pieces, the body parts which have been buried in that backyard of the house, have been recovered, exhumed in the presence of an RDO, videographed, and these will be sent for DNA testing. पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला है कि दोनों महिलाओं की हत्या में साथ देने वाले भगावल दंपति आर्थिक संकट से जूझ रहे थे। उन्हें शफी ने भरोसा दिलाया था कि बलि देने के बाद उनकी सभी समस्याओं का हल हो जाएगा। जब जून में पहली बलि देने के बाद भी भगावल दंपति की आर्थिक स्थिति नहीं सुधरी, तो उन्होंने सितंबर महीने में अपना दूसरा शिकार किया। इस नरबली के साथ होने वाला कुछ रिचुअल है, पर पुलिस का कहना ये है कि इसके बारे में जांच होना चाहिए और एविडेंस मिलने के बाद ही कुछ कंफर्म करके बोल सकते हैं। पुलिस को मृतकों के सोने के आभूषण अब तक बरामद नहीं हुए हैं, लिहाजा पुलिस इस बात का भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं शफी और उसके साथियों का मकसद अपने शिकार के साथ लूटपाट करना भी तो नहीं था। शफी ने जिस तरह से 3 महीने के अंदर 2 महिलाओं को एक ही तरीके से अपने जाल में फंसाया, उसे देखते हुए पुलिस इस बात की जांच करने की कोशिश कर रही है कि कहीं अंधविश्वास की आड़ में उसने कुछ और लोगों को तो अपना शिकार नहीं बनाया। शिविमोल केजी, गुड न्यूज टुडे। पुलिस नरबली के इस मामले की जांच में तमाम पहलुओं को खंगाल रही है। मामला अंधविश्वास से जुड़ा है, इसलिए इस क्रूर घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया है। लिहाजा लोग अब इस मामले में सरकार से ठोस कदम उठाने की गुजारिश कर रहे हैं। हमारा तीसरा सवाल है, केरल में अंधविश्वास के खिलाफ कानून की क्यों हो रही है मांग? इस बारे में विस्तार से बता रही हैं कोच्चि में मौजूद हमारी संवाददाता शिवोली केजी।
केरल में केरल की ऑपोजिशन कांग्रेस ने कहा है कि इन सब सुपरस्टिशंस और अंधविश्वास के खिलाफ एक कानून लाना जरूरी है। और केरल के ऑपोजिशन लीडर वीडी सतीशन ने आज बोला है कि ऐसी ब्लैक मैजिक रिलेटेड केसेस केरल में होते जा रही है और पिछले कुछ सालों में बहुत सारे मिसिंग कंप्लेंट्स भी रिपोर्ट किया है। तो इन सब के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और केरल के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन अभी केरल में नहीं है, वो एक ऑफिशियल विजिट के लिए बाहर गए हैं। और ऑपोजिशन लीडर ने कहा है कि जैसे ही सीएम वापस केरल में आएंगी तो इनके ऊपर चर्चा करेंगे और इस कानून के बारे में भी बात। इस सनसनीखेज हत्याकांड में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। 3 आरोपी इन दिनों न्यायिक हिरासत में हैं और उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। उनसे हर एंगल को लेकर पूछताछ हो रही है, लेकिन पुलिस को आशंका है कि इन शातिरों के शिकार और भी हो सकते हैं। हमारा चौथा सवाल अब आपके सामने है, बलि देने वालों ने कितने लोगों को बनाया शिकार? इस बारे में विस्तार से बता रही हैं हमारी संवाददाता शिबिमोल केजी। इस केस में अब तक 2 महिलाओं की मर्डर हो चुके हैं और इस मामले में पुलिस की जांच में सबसे बड़ा, सबसे टॉप एंगल ये है कि क्या इन दोनों के अलावा कोई तीसरी औरत और महिला को ये लोग टारगेट कर रही थी। और इसके लिए पुलिस ने तय किया है कि पिछले कुछ सालों में जितने भी मिसिंग केसेस हुए हैं उनकी दोबारा इन्वेस्टिगेशन होगी। केरल की तरह गुजरात में भी नरबली का मामला सामने आया है। फर्क इतना है कि यहां एक बच्ची की बलि दी गई और यह जघन्य अपराध करने वाला कोई और नहीं बल्कि बच्ची का पिता ही है। हमारा 5वां सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, गुजरात में पिता ने क्यों ले ली बेटी की जान? यह मामला गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में धावा गांव का है। पिता तंत्र साधना करता था, उसके दिमाग में यह फितूर आ गया कि उसकी बेटी के शरीर में भूत है। उसे दूर करने के लिए उसने अनुष्ठान किया और बेटी को बलि चढ़ा दिया। चेहरे पर मुस्कान, आंखों में हीरे सी चमक, बेटियां होती ही ऐसी हैं। और एक पिता के लिए बेटियां क्या होती हैं ये बताने की जरूरत नहीं। ये तस्वीरें 14 साल के धैर्या की हैं। अपने पिता की लाडली धैर्या इस दुनिया में नहीं रही। धैर्या का कत्ल कर दिया गया और कत्ल किया उसके ही पिता ने। ऐसा क्या हुआ और क्यों हुआ कि एक पिता ने अपने ही जिगर के टुकड़े का बेरहमी से कत्ल कर दिया? केरल में 2 महिलाओं की नरबली का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि गुजरात से भी अंधविश्वास के चक्कर में एक मासूम की हत्या करने की खबर आ गई। ये मामला इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि ये हत्या किसी और ने नहीं बल्कि खुद बच्ची के पिता ने की है। मामला गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में धावा गांव का है। यहाँ तांत्रिक विद्या की साधना करते हुए भावेश अकबरी नाम के आदमी ने अपनी बेटी की बलि चढ़ा दी। भावेश को शक था कि उसकी 14 साल की बेटी के शरीर में भूत रहता है। उसे भगाने के लिए उसने 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक अनुष्ठान किया। ये अनुष्ठान नहीं बल्कि मासूम के साथ हैवानियत की हद को पार करने वाली प्रताड़ना थी। धैर्या को डंडे और तारों से उसी के पिता ने पीटा, भूखा प्यासा रखा और 7वें दिन बच्ची ने दम तोड़ दिया। कुछ दिन पहले किसी ने पुलिस को फोन पर सूचना दी कि भावेश ने अपनी ही बेटी धैर्या की काला जादू और तंत्र मंत्र करते हुए हत्या कर दी है। वारदात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की टीम धावा गांव पहुंची। कलवा गिर के अंदर हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वहां किसी आदमी ने अपनी बच्ची 15 साल की बच्ची को किसी को बिना बताए स्मशान में ले जाके उसको जला दिया है। तो हम उसमें डिटेल में गए, पुलिस की 3-4 टीम लगाई और उसकी जो बिहेवियर है वो डाउटफुल लग रही है। हमने उनको डिटेन किया हुआ है विक्टिम को और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। पुलिस की तफ्तीश में पता चला कि धैर्या को भावेश और उसका भाई दिलीप एक गन्ने के खेत में ले गए, जहां वो 1 अक्टूबर की दोपहर 3 बजे से लेकर 7 अक्टूबर तक भूत भगाने का तांत्रिक अनुष्ठान करते रहे। धैर्या को 2 घंटे तक आग के पास खड़ा रखा, उसे डंडे और लोहे के तार से पीटा, उसके बालों में डंडा बांध दिया और भूखा प्यासा रखा। इतनी प्रताड़ना दी कि धैर्या की मौत हो गई। मौत की वारदात को छुपाने के लिए भावेश और उसके भाई दिलीप ने धैर्या के कपड़ों को जला दिया।
धैर्या के शव को प्लास्टिक और कंबल में लपेटकर शमशान ले गए और वहां जला दिया। गुजरात की इस घटना ने सभी को सन्न कर दिया है। यकीन नहीं होता कि कैसे एक पिता ने अपनी ही लाडली का बेरहमी से कत्ल कर दिया। ये सोचने वाली बात है कि हमारे मन में जिसकी वजह से कोई हत्या जैसी वारदात को अंजाम देने में जरा भी संकोच नहीं करता। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मामला केरल का हो या गुजरात का, दोनों ही मामलों में अंधविश्वास केंद्र में नजर आ रहा है। ये मामले हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि भारतीय समाज में अंधविश्वास का बोलबाला क्यों है। हमारा छठा सवाल अब आपके सामने है। हमारा सवाल है, क्या इंसान की जान से ज्यादा कीमती है अंधी आस्था? आइए देखते हैं इस बारे में क्या कह रही हैं सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना। बहुत दुख की बात है कि आज भी केरला जैसी स्टेट में जो कि 100% लिटरेसी रेट प्राप्त कर चुकी है और वहां से ऐसी खबरें आती हैं जो कि दिल दहलाने वाली खबरें हैं और मुझे लगता है कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। आप ह्यूमन सेक्रीफाइस कर रहे हैं और उन्हीं महिलाओं का आप मांस का सेवन कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना, ऐसे लोगों को जानना, समझना बहुत जरूरी है। सजा तो उन्हें मिलनी ही चाहिए, पर ऐसी मानसिकता क्या है, क्यों अभी भी वो ऐसे अंधविश्वासों से घिरे हुए हैं, इसमें बहुत सारा काम करने की जरूरत है। ऐसे लोगों को बहुत जरूरी ढूंढना, क्योंकि वो हमारे इर्द गिर्द होते हैं, बच्चों की बलि चढ़ाते हैं, महिलाओं की बलि चढ़ाते हैं। तो हमें लगता है कि ये बहुत ही अन्याय है और आज भी इसकी प्रैक्टिस होती है। ये बात समझ के सुन के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अंधविश्वास इंसान को इस कदर अंधा बना देता है कि वो कुछ देख समझ नहीं पाता। अंधविश्वास इंसान की बुद्धि को हर लेता है और एक अजीब सा जुनून उस पर सवार हो जाता है और उस जुनून में वो कुछ भी कर गुजरता है। कहा जाता है कि अंधविश्वास के शिकार अक्सर अनपढ़ लोग होते हैं, लेकिन अब तक जो मामले सामने आए हैं वो सभी शिक्षित हैं। हमारा सातवां सवाल अब आपके सामने है। सवाल है, अंधविश्वास के पीछे निरक्षरता या मानसिक रोग? आइए देखते हैं इस बारे में क्या कहना है मनोचिकित्सक नम्रत ओहरी का। विश्वास एक ऐसा विश्वास जो अंधा है। ये कैसा विश्वास है जो आपको अपने जीवन में खुशियां लाने के लिए दूसरों की बलि और दूसरों की हत्या करने पे मजबूर कर रहा है। ये निरक्षरता और मानसिक रोग दोनों ही है। निरक्षरता इसलिए कि अगर हमने एजुकेशन को ठीक से नहीं लिया या हमने एक सोशल एनवायरनमेंट में लोगों के साथ रह के जीवन नहीं स्पेंड किया पढ़ाई के साथ साथ, तो हम जीवन का मूल्य नहीं समझ पाते। और जब हम मूल्य नहीं समझ पाते तो हमें लगता है कि कुछ भी करके अपनी जिंदगी में अच्छा करने के लिए हम दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो कि सही नहीं है। और मानसिक रोग, क्योंकि हम दूसरों के लाइफस्टाइल्स को और दूसरों के जीवन को देख के इतने ज्यादा मोटिवेट हो चुके हैं कि हम वो पाना चाहते हैं, लेकिन कुछ भी करके। लेकिन क्या ये सही है किसी की बलि, किसी की हत्या करके हम अपने जीवन में खुशियां ले आए? आप अपने आप से सोचिए, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? कार्यक्रम में आज इतना ही।